इसके पहले हम लोग डिस्कस किए थे सेल्फ इंडक्शन। सब लोग वीडियो लेक्चर में देखे होंगे सेल्फ इंडक्शन। सब कोई पढ़ लिए सेल्फ इंडक्शन? बहुत अच्छा। तो नेक्स्ट उसके बाद का टॉपिक है म्यूचुअल इंडक्शन। म्यूचुअल इंडक्शन सेल्फ इंडक्शन के बारे में हम लोग देख चुके हैं कि अगर किसी कॉइल में करंट चेंज करते हैं तो उस कॉइल में सेम कॉइल में होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, तो इसको बोलते हैं सेल्फ इंडक्शन। और म्यूचुअल इंडक्शन में क्या होता है? म्यूचुअल इंडक्शन में दो कॉइल के बीच में होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। जैसे मान लेते हैं कि एक ये कॉइल है, कॉइल 1, इसको बोल रहे हैं कॉइल 1। और दूसरा एक कॉइल यहाँ पर है कॉइल 2। कॉइल 2, यहाँ पर देख सकते हैं कि दो कॉइल है। किसी एक कॉइल में, दो कॉइल में से किसी एक में अगर करंट को चेंज कर दिया जाए, किसी एक में अगर करंट को चेंज कर दें, जैसे 1 में या 2 में, मान लो कि 1 में हम करंट फ्लो कराए और इसमें करंट को चेंज कर दें, तो दूसरे कॉइल में डेवलप हो जाएगा इंड्यूस्ड ईएमएफ और फ्लो करने लगेगा इंड्यूस्ड करंट, यानी कि दूसरे कॉइल में हो जाएगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। या फिर इस कॉइल में करंट को चेंज करेंगे तो उसके चलते इसमें करंट चेंज होगा, उसके चलते इसमें करंट इंड्यूस्ड होगा। तो दोनों में से किसी एक में, मान लो कि किसी एक कॉइल में करंट चेंज करते हैं तो दूसरे में करंट फ्लो होता है, इंड्यूस्ड करंट फ्लो होता है। तो इस तरह के इंडक्शन को बोल रहे हैं, ईएमआई को बोल रहे हैं म्यूचुअल इंडक्शन। और क्यों म्यूचुअल इंडक्शन हो रहा है ये तो पहले भी देख चुके हैं। लेंज लॉ अप्लाई करते समय, फैराडेज लॉ के समय, जैसे मान लेते हैं कि पहला कॉइल में करंट फ्लो कराए, तो करंट जब इसमें फ्लो करेगा तो ये कॉइल प्रोड्यूस करेगा मैग्नेटिक फील्ड। पहला कॉइल जिसमें करंट फ्लो कराया गया तो ये प्रोड्यूस कर देगा मैग्नेटिक फील्ड। तो पहला कॉइल प्रोड्यूस करेगा मैग्नेटिक फील्ड, तो इस कॉइल के द्वारा प्रोड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड किससे पास करेगा? दूसरे कॉइल से। तो ये कॉइल प्रोड्यूस करेगा मैग्नेटिक फील्ड, वो मैग्नेटिक फील्ड दूसरे कॉइल से पास करेगा। यानी कि पहले कॉइल में करंट फ्लो के चलते मैग्नेटिक फील्ड इससे पास करेगा, मतलब इससे फ्लक्स पास करेगा। तो फ्लक्स इससे पास करेगा, फ्लक्स थ्रू कॉइल 2 किस पे डिपेंड कर रहा है? करंट इन कॉइल 1। तो पहला कॉइल में करंट है, उसके चलते जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा वो मैग्नेटिक फील्ड दूसरे कॉइल से पास करेगा। जैसे मान लो कि यहाँ पर एक रिंग है, एक रिंग यहाँ पे रखा हुआ है, तो इस रिंग में अगर करंट फ्लो करेंगे तो ये रिंग प्रोड्यूस कर देगा मैग्नेटिक फील्ड और इसका मैग्नेटिक फील्ड दूसरे रिंग से पास करेगा, मतलब इसमें करंट के चलते फ्लक्स इससे पास करेगा। ऐसा तो पहले देखा ही है। तो दूसरे कॉइल से फ्लक्स पास करेगा ड्यू टू करंट इन कॉइल 1। पहला कॉइल में करंट के चलते फ्लक्स पास करेगा। अब इस करंट को अगर चेंज करेंगे तो इसका मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा? चेंज होगा। और मैग्नेटिक फील्ड चेंज होने के चलते इससे फ्लक्स चेंज होगा। और किसी कॉइल में फ्लक्स चेंज होता है तो क्या होता है? उसमें होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इसमें देख लो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इसमें होगा, मतलब इसमें करंट फ्लो होने लगेगा। किसी कॉइल में, किसी वायर में करंट फ्लो कब होगा? जब हम लोग बैटरी अप्लाई करते हैं, सेल लगाते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं। यहाँ पे कोई बैटरी पोटेंशियल डिफरेंस कुछ भी अप्लाई बाहर से नहीं किया गया है, कोई कांटेक्ट इलेक्ट्रिकली नहीं है, कोई इलेक्ट्रिकल कांटेक्ट नहीं है। तो क्या हो रहा है? इस कॉइल में हम कुछ भी फ्लो करा रहे हैं, उसके चलते इसमें प्रोड्यूस हो जा रहा है करंट। एक में करंट चेंज करेंगे तो दूसरे में करंट फ्लो होने लगेगा, या इसमें करंट चेंज करेंगे तो इसमें करंट फ्लो होने लगेगा। तो इस घटना को बोला जा रहा है म्यूचुअल इंडक्शन। और सेल्फ इंडक्शन में हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं कि सेल्फ इंडक्शन में क्या होता है। सेल्फ इंडक्शन में होता है सेम कॉइल में
कि इस कॉइल में अगर हम करंट को चेंज कर देंगे तो इसका मैग्नेटिक फील्ड इसी से जो पास करेगा वो चेंज होगा, यानी कि फ्लक्स चेंज होगा, और फ्लक्स चेंज होने के कारण इसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ डेवलप हो जाएगा, उसके चलते इंड्यूस्ड करंट फ्लो होने लगेगा। तो सेम कॉइल में करंट चेंज करने के चलते एक और करंट फ्लो होने लगेगा, तो इसको बोलेंगे सेल्फ इंडक्शन। तो ये तो पिछले क्लास का हो चुका है सेल्फ इंडक्शन। अब नेक्स्ट है म्यूचुअल इंडक्शन। तो म्यूचुअल इंडक्शन क्या है कि व्हेन करंट इन वन कॉइल इज चेंज्ड देन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन विल अकर इन द अदर कॉइल एंड वाइस वर्सा। दिस टाइप ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कैन बी कॉल्ड एज म्यूचुअल इंडक्शन। तो अब इसको लिख लेते हैं अच्छे से। और ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि करंट चेंज करने से मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा, तो दूसरे कॉइल से फ्लक्स भी चेंज हो जाएगा। कारण तो सबको समझ में आ गया है, क्या क्या क्यों कारण ऐसा हो रहा है, किस कारण से ऐसा हो रहा है। तो एक में करंट चेंज करेंगे तो इसके चलते मैग्नेटिक फील्ड चेंज करेगा, यानी कि दूसरे से फ्लक्स भी चेंज करेगा। तो करंट एक में चेंज करेंगे, दूसरे में फ्लक्स चेंज करेगा, और उसके कारण दूसरे में डेवलप हो जाएगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन होने लगेगा, और उसमें एक और करंट फ्लो होने लगेगा ड्यू टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। जब एक कॉइल में करंट चेंज होगा तो दूसरे कॉइल से फ्लक्स भी चेंज होने लगेगा, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड भी चेंज करेगा। और फ्लक्स जब चेंज होता है किसी कॉइल से तो उसमें डेवलप हो जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, यानी कि उसमें फ्लो करने लगता है इंड्यूस्ड करंट, या डेवलप हो जाता है पोटेंशियल डिफरेंस। तो अब हम लोग को सीखना है कि दो कॉइल के बीच में म्यूचुअल इंडक्शन का कोफिशिएंट कैसे निकालेंगे। दो कॉइल के बीच में कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन, यानी कि म्यूचुअल इंडक्टेंस। जैसे सेम कॉइल में जब होता है सेल्फ इंडक्शन, तो उसके लिए हम लोग कैलकुलेट करते हैं सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ ए कॉइल, या उसको बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन। तो कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन जैसे सेम कॉइल के लिए होता है, उस तरह से दो कॉइल के बीच में होता है कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। तो हम लोग को कैलकुलेट करना है कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन, इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? कैपिटल एम से। कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन कैपिटल एम। सेल्फ इंडक्शन को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? कैपिटल एल। और उसका ऐसा यूनिट क्या होता है? हेनरी। वो बढ़िया, हेनरी। तो कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन की तरह ही होता है कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। इसका भी यूनिट होता है एसआई सिस्टम में हेनरी। और अब थोड़ा सा रिलेट करते हैं। करंट में हम लोग करंट और इलेक्ट्रोस्टैट में पढ़े थे कैपेसिटर। किसी भी कंडक्टर का होता है कैपेसिटेंस। मैग्नेटिज्म में उसकी जगह पर क्या चीज आ गया है? कॉइल आ गया है, कॉइल। तो किसी भी कॉइल के साथ कैपेसिटेंस की तरह यहाँ पर हो जाएगा उसका इंडक्टेंस। अगर एक सिंगल कॉइल है तो होगा सेल्फ इंडक्टेंस, और दो कॉइल है तो म्यूचुअल इंडक्टेंस। कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस हो गया ना ये। आप समझते हैं कि दो कॉइल के बीच में कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन कैसे निकालेंगे। म्यूचुअल इंडक्शन कोफिशिएंट बिटवीन टू कॉइल्स। जैसे मान लेते हैं कि एक कॉइल ये है, एक कॉइल ये है, कॉइल 1, और एक कॉइल ये है, कॉइल 2। अब दोनों कॉइल कुछ भी शेप का हो सकता है, दो रिंग हो सकता है, दो सोलेनोइड हो सकता है, एक रिंग एक सोलेनोइड हो सकता है, एक वायर एक लूप हो सकता है।
कोई भी दो चीज हो सकता है जिसमें करंट फ्लो हो रहा है, तो उसके बीच में हम लोग निकालेंगे कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। कैसे निकालेंगे? तो दोनों में से किसी एक में, जैसे मान लो कि पूछा गया कि ये दो रिंग है और इस दो रिंग के बीच में बताना है कि क्या कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन क्या होगा, एम का वैल्यू क्या होगा। तो करना क्या है, दो में से किसी एक में अपनी सुविधा के अनुसार, दो में से किसी एक में अपनी सुविधा के अनुसार मान लेंगे करंट, चाहे इसे मानो चाहे इसे मानो। तो इसमें करंट मान लिए I1, तो ये वाला प्रोड्यूस करेगा मैग्नेटिक फील्ड, और वो मैग्नेटिक फील्ड इससे भी पास करेगा, यानी इससे पास कर जाएगा फ्लक्स। तो फ्लक्स निकालेंगे दूसरे से फ्लक्स निकालेंगे, एक में करंट मानेंगे, दूसरे से फ्लक्स निकालेंगे। तो इससे जो फ्लक्स पास करेगा वो किस पे डिपेंड करेगा, किसके प्रोपोर्शनल होगा? फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है? मैग्नेटिक फील्ड डॉट एरिया। ये वाला चीज प्रोड्यूस करेगा मैग्नेटिक फील्ड, और वो मैग्नेटिक फील्ड इससे पास करेगा। जितना अधिक मैग्नेटिक फील्ड होगा उतना अधिक फ्लक्स होगा। तो फ्लक्स जो इससे होगा वो किस पे डिपेंड करेगा? मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय कॉइल 1। और जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा पहला कॉइल, वो मैग्नेटिक फील्ड किस पे डिपेंड करेगा? करंट पे। जितना अधिक मैग्नेटिक फील्ड करंट पे डिपेंड करता है, यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा इसमें करंट पे डिपेंड करेगा। यानी कि इससे जो फ्लक्स पास कर रहा है वो किस पे डिपेंड कर रहा है? करंट पे। तो एक से जो फ्लक्स है, कॉइल 2 में जो फ्लक्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है? करंट इन कॉइल 1। या इसमें करंट मानते, फ्लक्स पहले से निकालते, तो पहला से जो फ्लक्स होता वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता? करंट इन कॉइल 2 होता। तो इतना तो समझ में आ गया ना कि किसी एक कॉइल से जो फ्लक्स है वो दूसरे के करंट पे डिपेंड कर रहा है, इसलिए तो म्यूचुअल नाम पड़ा। इसमें जो फ्लक्स है वो इसके करंट पे डिपेंड कर रहा है। तो फ्लक्स, एक कॉइल में फ्लक्स दूसरे कॉइल में करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ऐसा जब सिचुएशन आता है कि फ्लक्स प्रोपोर्शनल टू करंट, अगर इसको हमको इक्वेट करना है, बराबर का साइन लगाना है, तो यहाँ पर क्या करेंगे? एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करेंगे। प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे कैपेसिटर में याद करो, कैपेसिटर के दो प्लेट के बीच में बैटरी कनेक्ट किए थे, वोल्टेज लगाए थे, और एक पे चार्ज प्लस एक पे चार्ज माइनस क्यू आया था। जो चार्ज क्यू था वो प्रोपोर्शनल टू क्या आया था? भी आया था। और जब यहाँ पर इक्वल टू का साइन लगाए थे तो एक कांस्टेंट, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई किए थे, वो आया था सी इंटू भी। यहाँ पर भी सिमिलर सिचुएशन, फ्लक्स जो है एक कॉइल में वो दूसरे के करंट पे डिपेंड कर रहा है, तो बराबर का साइन लगाएंगे तो एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई होगा। उस कांस्टेंट को बोला जाएगा कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन बिटवीन टू कॉइल्स। तो एक से जो फ्लक्स है दूसरे कॉइल के करंट पे डिपेंड कर रहा है, तो फ्लक्स प्रोपोर्शनल टू I1। तो यहाँ पे इक्वल टू का साइन देंगे तो क्या लग जाएगा? एक कांस्टेंट। इसको, इसी कांस्टेंट का नाम क्या पड़ा है? कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन या कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन या म्यूचुअल इंडक्टेंस। और सेम कॉइल के लिए बात करते कि एक ही कॉइल की बात करना, केवल एक ही कॉइल में है, तो उस कॉइल में करंट, फ्लक्स उस कॉइल में करंट के प्रोपोर्शनल होता। तो यहाँ पर इक्वल टू का साइन लगाते तो कौन सा लगता? कांस्टेंट, कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन। तो इससे सेल्फ इंडक्शन निकालने का तरीका है, और म्यूचुअल इंडक्शन निकालने का तरीका ये है। तो कैसे निकालेंगे दो कॉइल के बीच में म्यूचुअल इंडक्शन? तो किसी एक कॉइल में हम लोग मान लेंगे करंट और दूसरे से निकाल लेंगे फ्लक्स। किसी एक में मान लेंगे करंट और दूसरे से निकाल लेंगे फ्लक्स। तो फ्लक्स φ2 बराबर क्या है? m इंटू I1। तो m का वैल्यू कैसे मिलेगा? दूसरे कॉइल से फ्लक्स और पहले कॉइल का करंट को डिवाइड करने पर। ठीक है, ये एक कांस्टेंट है। ये जो कांस्टेंट आएगा वो कांस्टेंट ना तो फ्लक्स पे डिपेंड करेगा ना करंट पे डिपेंड करेगा, क्योंकि ये कांस्टेंट कौन सा कांस्टेंट है? प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है। अगर करंट को डबल कर देंगे, देखो यहाँ पर, अगर करंट को डबल कर देंगे तो ये भी डबल हो जाएगा, लेकिन इसका वैल्यू ये क्या है? रेशियो है। m क्या है? फ्लक्स और करंट का रेशियो है। अगर इसको दुगना करेंगे तो यदि डबल, तिगुना करेंगे भी ट्रिपल। तो m का वैल्यू ना तो इस पे डिपेंड कर रहा है ना इस पे डिपेंड कर रहा है, दोनों का रेशियो पे डिपेंड कर रहा है। ये आएगा कांस्टेंट। इसी कांस्टेंट का नाम क्या बोला गया? कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस। और ये जो कांस्टेंट आएगा वो किस किसी पे डिपेंड करेगा?
वो डिपेंड करेगा कि कॉइल, दोनों कॉइल आपस में किस तरह से रखा हुआ है, मीडियम कौन सा है दोनों कॉइल के अंदर में, कितना टर्न है, किस तरह से उसका शेप है, यानी ज्योमेट्रिकल फीचर और मीडियम और कॉन्फ़िगरेशन, ये सब पे डिपेंड करेगा। शेप, साइज, नंबर ऑफ टर्न्स, मीडियम बिटवीन कॉइल्स, ये सारी चीज पे एम का वैल्यू डिपेंड करेगा। तो अब इसको थोड़ा अच्छा से लिख लेते हैं कि दो कॉइल के बीच में कोफिशिएंट ऑफ से म्यूचुअल इंडक्शन कैसे निकालते हैं। तो पहला स्टेप में क्या करेंगे, एक कॉइल में मान लेंगे करंट, दूसरे से निकालेंगे फ्लक्स। तो एक कॉइल में करंट मान लेंगे I1, दूसरे से निकाल लेंगे फ्लक्स। तो फ्लक्स φ2 बराबर क्या होने वाला है, m इंटू I1। तो m निकालने का फॉर्मूला क्या है, I2 बाई I1। यही काम करना है, चाहे सेल्फ इंडक्शन निकालना हो चाहे म्यूचुअल इंडक्शन निकालना, दोनों के लिए स्टेप सेम ही है। तो पहला, लेट करंट इन ए कॉइल 1 इन ए कॉइल इज I1। तो एक कॉइल में मान लिया करंट I1। मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय कॉइल 1 इज V1। इसलिए बोल सकते हैं V1 प्रोपोर्शनल टू I1। सिंस मैग्नेटिक फील्ड बाय कॉइल 1 passes through coil 2, इसका मतलब कि फ्लक्स थ्रू कॉइल 2 यानी कि जिसको बोल रहे हैं φ2 प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, V1। कोई दिक्कत देखते चलो, कहीं दिक्कत किसी को, कोई कंफ्यूजन। फ्लक्स थ्रू कॉइल 2 प्रोपोर्शनल टू मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू 1, इसलिए दोनों को मिला करके बोल सकते हैं कि फ्लक्स इज प्रोपोर्शनल टू V1, V1 इज प्रोपोर्शनल टू I1, यानी कि फ्लक्स I2 इज प्रोपोर्शनल टू I1। देखो तो यहाँ तक सबको समझ में आ चुका है ना, यहाँ तक देखो, यहाँ तक किसी को डाउट कोई, ये तो याद हो गया होगा। एक में करंट मानेंगे के चलते मैग्नेटिक फील्ड प्रोपोर्शनल टू करंट, और वही मैग्नेटिक फील्ड इससे पास करेगा तो फ्लक्स इससे पास करेगा, तो फ्लक्स जो होगा वो इसके मैग्नेटिक फील्ड के प्रोपोर्शनल, यानी कि इसमें करंट के प्रोपोर्शनल। तो फाइनल रिजल्ट क्या आया, फाइनल रिजल्ट आया कि फ्लक्स I2 प्रोपोर्शनल टू करंट I1। ठीक है, इस तरह से हम कोई कॉइल और दूसरे कॉइल में करंट लेते, I2 लेते, तो फ्लक्स किससे निकालते, 1 से, φ1। तो ठीक है, I2 प्रोपोर्शनल टू I1 या φ1 प्रोपोर्शनल टू I2, यही ना होता। तो यहाँ पर अगर इक्वल टू का साइन लगाएंगे φ2 इक्वल्स टू, अगर इक्वल टू का साइन लगाएंगे तो एक कांस्टेंट मल्टीप्लाई होगा ना, कांस्टेंट मल्टीप्लाई होगा, उसी कांस्टेंट का नाम क्या बोले थे, कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। तो φ2 बराबर m इंटू I1। तो m निकालने का फॉर्मूला मिल गया, दो कॉइल के बीच में m बराबर क्या होगा, फ्लक्स इन कॉइल 2 बाई करंट इन कॉइल 1। इस तरह से अगर मान लो तुम कॉइल 2 में करंट मान लेते तो फ्लक्स किससे निकालते, 1 में निकालते। तो इसीलिए बोल सकते हैं सिमिलरली
सिमिलरली एम निकालने का एक और तरीका मिल गया। फ्लक्स निकालो किसी एक कॉइल में तो करंट लो दूसरा कॉइल में। इसलिए फाइनली हम लोग क्या बोल सकते हैं, दो कॉइल के बीच का एम क्या होगा, फ्लक्स इन कॉइल 2 बाई करंट इन कॉइल 1, या फ्लक्स इन कॉइल 1 बाई करंट इन कॉइल 2। समझे? दो कॉइल है, उसके एम निकालना है तो एक में करंट मानो, दूसरे से फ्लक्स निकालो, फ्लक्स बाई करंट एम मिल गया। 2 में फ्लक्स निकाले तो 1 में करंट लिए थे, 1 से फ्लक्स निकाले तो 2 में करंट लिए थे। और यहां से बोल सकते हैं कि एसआई यूनिट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन कोफिशिएंट एम इज ऑल्सो, क्या इसका यूनिट होगा, हेनरी। इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, कैपिटल एच। या और क्या बोल सकते हैं, फ्लक्स का क्या होता है, वेबर, करंट का एम्पियर, तो वेबर पर एम्पियर। तो हेनरी मतलब हो गया क्या, वेबर पर एम्पियर। ये सब ध्यान में रखना है, क्योंकि यूनिट डायमेंशन तो देखते हो कि ये क्वेश्चन ऐसे ही आ जाता है और उसको बनाने में ज़्यादा भार भी नहीं पड़ता है, लेकिन कुछ चीज़ याद रखना है, खासकर मैग्नेटिज्म वाला यूनिट डायमेंशन, ये सब मैग्नेटिज्म और इलेक्ट्रोस्टैट का यूनिट डायमेंशन पे प्रैक्टिस करके रखना है कि एक तो आ ही जाना है, हर एग्जाम में आना है। अब चलो, दो कॉइल के बीच में एम निकालने का तरीका सबको मिल गया ना। अब कोई भी दो कॉइल देंगे, कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन निकालना है। कोई बता सकता है कि कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन, प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन पे, म्यूचुअल इंडक्शन के सिद्धांत पे कौन सा डिवाइस काम करता है, बोलो, बताए भी हुए हैं, डिस्कस किए हुए हैं। कौन सा डिवाइस काम करता है प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन, मतलब दो कॉइल है जिसमें यूज होता है, एक कॉइल में करंट चेंज होगा, दूसरे से फ्लक्स, दूसरे में करंट फ्लो होने लगेगा। ट्रांसफॉर्मर, नहीं सुनाए थे कहानी ट्रांसफॉर्मर वाला, इसमें नहीं सुनाए क्या, नहीं ट्रांसफॉर्मर नहीं सुना है। अच्छा चलो, हम लोग यहाँ पर जनरल बहुत सारे लोग ट्रांसफॉर्मर को क्या बोलते हैं लोकल लैंग्वेज में, ट्रांसफार्मर, तो वही हम सुनाए थे, उस पर हम सोचे कि सबको याद आ गया होगा। ट्रांसफॉर्मर में यही चीज होता है, सरकारी सप्लाई जो आती है, पावर हाउस से सप्लाई आती है, वो एक कॉइल में मिलता है और उसमें करंट आता है कौन सा, अल्टरनेटिंग, जो कि चेंज होते रहता है, अल्टरनेटिंग करंट तो चेंज होता है। तो एक कॉइल में करंट चेंज हो रहा है और उसके चलते मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस जो हुआ वो दूसरे कॉइल तक पहुंच गया, और उसमें जैसे ही फ्लक्स चेंज हुआ तो करंट फ्लो होने लगा, और वो करंट किस में पहुंचता है, घर में। तो घर में जो करंट आ रहा है वो बीच में कौन सा डिवाइस से होके आ रहा है, ट्रांसफॉर्मर से हो रहा है। उधर से पावर हाउस से सप्लाई चल रहा है। तो ट्रांसफॉर्मर में दो कॉइल का यूज होता है, पढ़ेंगे भी हम लोग। ट्रांसफॉर्मर में दो कॉइल का यूज होता है, इस तरह का एक बॉक्स जैसा बना होता है, एक कॉइल इसमें लगा होता है और एक कॉइल इसमें लगा होता है। इसमें पावर सप्लाई आ रहा है बाहर से, पावर हाउस से इलेक्ट्रिसिटी आ रहा है, एसी करंट आ रहा है, एसी करंट का सिंबल ऐसा यूज करते हैं। अल्टरनेटिंग करंट आ रहा है मतलब जो चेंज हो रहा है, उसके चलते फ्लक्स, इस मैग्नेटिक फील्ड जो प्रोड्यूस होगा वो चेंज होगा, और मैग्नेटिक फील्ड को ये वायर इस कॉइल के द्वारा जो प्रोड्यूस होगा, उसके लिए यहाँ पर एक आयरन का बना हुआ बॉक्स की तरह है। आयरन क्या करता है, मैग्नेटिक फील्ड को अट्रैक्ट कर लेता है, तो उसको बाहर नहीं जाने देगा, उसको ये गाइड करके मोड़ करके ऐसे इसमें लाएगा। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो ये कॉइल प्रोड्यूस करेगा वो इससे पास करेगा, और जैसे ही करंट चेंज होगा तो इसका मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा, इससे मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा, मतलब इससे फ्लक्स चेंज होगा। तो इसमें करंट चेंज करेंगे I1, तो इससे फ्लक्स चेंज होगा φ2, तो φ2 प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया, I1, तो φ2 बराबर क्या लिखेंगे, M इंटू I1। और अगर करंट को चेंज करेंगे तो फ्लक्स इससे चेंज होगा, फ्लक्स चेंज होगा तो इसमें डेवलप हो जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस, वही पोटेंशियल डिफरेंस वही वोल्टेज मिलता है घर में। और ट्रांसफार्मर के बारे में थोड़ा सा सबको पहले से आइडिया होगा कि ट्रांसफार्मर एक ऐसा डिवाइस है जो बाहर से इनपुट वोल्टेज को ज़्यादा आउटपुट में निकालता बनाता है, या उसको कम भी करता है। बाहर से वोल्टेज आ रहा है 200, हमको लेना है 50 वोल्ट, तो ट्रांसफार्मर 50 वोल्ट बनाकर दे देगा। अगर उधर से 50 आ रहा है
और हमको चाहिए 200 वोल्ट, तो ये 200 वोल्ट बना करके दे देगा। तो इस तरह के ट्रांसफार्मर कितने तरह का होता है? 2 तरह का है, एक स्टेप अप और एक स्टेप डाउन। स्टेप अप क्या करता है? जितना वोल्टेज देंगे उसको बढ़ा करके देगा, आउटपुट में बढ़ा कर देगा। और स्टेप डाउन क्या करेगा? वोल्टेज को घटा कर देगा। देखते हो कि जितना भी इंस्ट्रूमेंट है घर में, फ्रिज है, रेफ्रिजरेटर है, सबका वोल्टेज का रिक्वायरमेंट अलग अलग है। कूलर है, कोई और छोटा सा डिवाइस है इसमें वोल्टेज कम चाहिए, 10 ही वोल्ट चाहिए, और उधर से सप्लाई कितना मिल रहा है? 220 वोल्ट, 220 वोल्ट का आ रहा है, और डिवाइस है कितना? 10 वोल्ट का। तो यानी कि उसमें बीच में ट्रांसफार्मर लगा हुआ है जो 220 वोल्ट को 10 वोल्ट में कन्वर्ट कर रहा है। और किसी किसी डिवाइस में ज़्यादा वोल्टेज चाहिए, तो 220 को बढ़ा करके ये इधर से ट्रांसफार्मर बीच में दे रहा होगा। ये सब काम ट्रांसफार्मर करता है। तो ट्रांसफार्मर किस प्रिंसिपल पर काम करता है? प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। अब हम लोग निकालेंगे दो कॉइल के बीच में म्यूचुअल इंडक्शन कोफिशिएंट। जैसे मान लो कि एक रिंग है, एक रिंग है ऐसा, और एक और रिंग है ये वाला, दोनों रिंग है इस तरह से। दोनों रिंग का सेंटर सेम है, दोनों रिंग का सेंटर सेम है, तो यानी कि दोनों रिंग किस तरह का बोलेंगे? क्या बोलेंगे? कोसेंट्रिक। दो रिंग है कोसेंट्रिक। और दोनों सेम प्लेन में है, एक ही प्लेन में है। अगर इस रिंग को घुमा दें 60 डिग्री से तो दोनों का प्लेन अलग अलग हो जाएगा। अभी दोनों का प्लेन सेम है, तो टू रिंग्स आर कोसेंट्रिक एंड कोप्लेनर। कोप्लेनर, ठीक है, कोप्लेनर। और एक का रेडियस है ए, एक का रेडियस है स्मॉल ए, एक का रेडियस है स्मॉल बी, ये दिया हुआ है। और ये भी कंडीशन दिया हुआ है कि स्मॉल ए इज वेरी वेरी स्मॉलर देन बी, ये दिया हुआ है। बताना है कि दोनों रिंग के बीच में कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन क्या होगा। टू फाइंड कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन that is M between two rings। जो मेथड बताए हैं क्या उससे अपने से कैलकुलेट सबसे हो जाएगा? M का वैल्यू कैलकुलेट होगा? पहले सब कैलकुलेशन किया हुआ है, बस उसी का यूज कर लेना है एक बार। क्या अपने से हो जाएगा? किसको करके दिखाएं एक बार, एक एग्जांपल अपने से होगा? चलो एक बना देते हैं, उसके बाद बाकी अपने से बनाना है। तो क्वेश्चन समझ में आ गया ना? अब देखो क्या करना है। दोनों रिंग के बीच में हमको निकालना है M का वैल्यू। तो सबसे पहले दो में से किसी एक में क्या मानना है? करंट। दो में से किसी एक में करंट मान लो, तो करंट उसी में मानो जिसे कैलकुलेशन करना आसान हो, जिसके चलते मैग्नेटिक फील्ड तो सब जगह जानते हो। तो करंट किसे मानने से फायदा होगा? बड़े वाले रिंग में। तो बड़े वाले रिंग में करंट मान लेंगे। और फ्लक्स किससे निकालना होगा? छोटे वाले से। तो पहले स्टेप में लेट करंट इन बिगर रिंग इज आई। बड़े रिंग में करंट मान लिए। अब बड़ा रिंग जो है करंट इसे फ्लो करेगा तो वो प्रोड्यूस करेगा मैग्नेटिक फील्ड। और मैग्नेटिक फील्ड हम लोग कहाँ पे जानते हैं निकालना? सेंटर पे। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू
ड्यू टू द रिंग एट इट्स सेंटर। इसको बी बोलेंगे तो बी का वैल्यू कितना होगा? पी नॉट आई बाई 2 इंटू रेडियस। रेडियस कितना है? बी है ना, बी वाले में करंट है तो मी नॉट आई बाई 2 बी होगा। और मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पे किधर पास करेगा? अंदर की तरफ। पहले ध्यान से देख लो, अंदर बड़ा रिंग में करंट माने तो करंट प्रोड्यूस हुआ जो छोटे रिंग से जाएगा, तो छोटे रिंग में सेंटर के पास मैग्नेटिक फील्ड कितना बना? मी नॉट आई बाई 2 बी। और ये दिया हुआ है कि ए का वैल्यू बहुत ही छोटा है, तो ए का वैल्यू बहुत छोटा है, इसका मतलब जो मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पे आया है उसी का वैल्यू पूरे रिंग के लिए ले सकते हैं। तो अप्रोक्सीमेशन ले लेंगे, टेकिंग अप्रोप्रिएट अप्रोक्सीमेशन जो अप्रोक्सीमेशन लेना चाहिए वो ले लिए, ठीक है। फ्लक्स थ्रू स्मॉल रिंग, फ्लक्स थ्रू स्मॉल रिंग, फ्लक्स थ्रू स्मॉल रिंग, इसको फाई बोल रहे हैं। ये कितना होगा? बड़ा रिंग के चलते मैग्नेटिक फील्ड और छोटे रिंग का एरिया, और डॉट के साथ नहीं निकालेंगे तो बड़े रिंग छोटे रिंग से कितना फ्लक्स गया, तो बड़े रिंग के चलते मैग्नेटिक फील्ड कितना है? मी नॉट आई बाई 2 बी। और एरिया कितना छोटा रिंग का? पाई ए स्क्वायर। और एंगल आपस में कितना बन रहा है? 0 डिग्री। एन फ्लक्स निकला, तो पहला में करंट लिए दूसरे से फ्लक्स निकालें तो एम का वैल्यू क्या हो जाएगा? तो अब यहाँ से बता सकते हैं कि दोनों कॉइल के बीच में एम का वैल्यू क्या हो जाएगा? एम बराबर हो जाएगा एक में फ्लक्स दूसरे का करंट डिवाइड करके। तो फ्लक्स में से करंट हटा दो, फ्लक्स में से करंट हटाएंगे तो देखो क्या क्या बच गया? मी नॉट पाई ए स्क्वायर बाई 2 बी। और कॉस 0 डिग्री का वैल्यू कितना हो गया? 1। यही ना हो गया? कांस्टेंट आया कि नहीं आया? ये देख सकते हो दो कॉइल के बीच में, दो लूप के बीच में कितना एम का वैल्यू किसके चीज पे डिपेंड किया? दोनों के रेडियस पे डिपेंड किया। अगर इस रिंग को कुछ एंगल से घुमा दे तो यहाँ पर कॉस थीटा लग जाएगा। यानी कि किस तरह से रखा हुआ है ज्योमेट्रिकल अरेंजमेंट, किस तरह से रखा हुआ दो कॉइल। अगर इस कॉइल को हम यहाँ से थीटा एंगल से टर्न कर दें तो यहाँ पर कॉस थीटा भी ना आ जाएगा, तो एम का वैल्यू चेंज हो जाएगा। तो एम का वैल्यू करंट पे डिपेंड किया, एम का वैल्यू देख सकते हैं कि करंट पे डिपेंड नहीं किया। करंट कैंसिल आउट हो चुका है, फ्लक्स में भी करंट है, नीचे भी करंट है, करंट करंट कट गया, तो फ्लक्स ये जो एम आ गया वो क्या डिपेंड, किस पे डिपेंड कर रहा है? रेडियस पे डिपेंड कर रहा है। मीडियम क्या रखा हुआ उस पर? मीडियम भी एयर है तो ये मीडियम पे डिपेंड कर रहा है। और दो कॉइल किस तरह से रखा उस पर डिपेंड कर रहा है। तो शेप, साइज, नंबर ऑफ टर्न्स, ज्योमेट्रिकल अरेंजमेंट, मीडियम बिटवीन टू कॉइल्स, ये सब पे डिपेंड करता है एम का वैल्यू। अब इसी रिंग को अगर हम कोसेंट्रिक और कोप्लेनर नहीं रख करके कोएक्सियल कर देते, दोनों रिंग को एक सेम एक्सिस पे लाकर कुछ डिस्टेंस पे रख देते और एम का वैल्यू निकालने के लिए बोलते, तो कैलकुलेट करना होता उसी तरह से, तो एम का वैल्यू क्या होगा उस केस में? चेंज हो जाएगा। तो सबको समझ में आ गया कि दो कॉइल के बीच में एम कैसे निकालना है। अब कोई किसी का कोई क्वेश्चन, कोई डाउट है तो बोलो। कैलकुलेट मीडियम पे डिपेंड कर जाएगा। जैसे अगर मान लो कि मीडियम अभी एयर है, वहाँ पर कोई मटेरियल भर दिए, मैग्नेटिक मटेरियल भर दिए, तो मटेरियल क्या करता है कि मैग्नेटिक फील्ड को वो प्रोड्यूस करता है। जैसे कोई डाइलेक्ट्रिक मटेरियल क्या करता है? इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड को कम करता है, डाइलेक्ट्रिक। जैसे इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड पहले से, वहाँ पे डाइलेक्ट्रिक मटेरियल भर दो तो वो उल्टा डायरेक्शन में पोलराइज होकर के डाइपोल बना बना कर पोलराइज होता है, ठीक है। तो एक इस पे प्लस एक पे माइनस चार्ज आता है और वो इलेक्ट्रिक फील्ड उल्टा डायरेक्शन में प्रोड्यूस करके नेट इलेक्ट्रिक फील्ड को कम कर देता है। बाहर से जितना अप्लाई करते हैं, ई अप्लाई किए
तो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल भरने पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाता है, E/K हो जाता है। ये डिफिनेशन था। वही चीज करता है मैग्नेटिक मटेरियल। मैग्नेटिक मटेरियल कितने तरह का होता है, डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक। तो डायमैग्नेटिक क्या करता है कि मैग्नेटिक फील्ड जितना बाहर से अप्लाई किए हैं उसको वो कम कर दिया है, और पैरामैग्नेटिक थोड़ा सा बढ़ा दिया है। कम थोड़ा बहुत होता है, डायमैग्नेटिक मटेरियल थोड़ा सा वैल्यू कम कर सकता है, पैरामैग्नेटिक थोड़ा सा बढ़ा सकता है। और फेरोमैग्नेटिक जैसे कि आयरन, कोबाल्ट, निकेल, वो वैल्यू को 2000 5000 गुना तक बढ़ा सकता है। मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर पहले से अप्लाई किया हो, यहाँ पे उसमें आयरन रख दो, भर दो, तो आयरन क्या करेगा, मैग्नेटिक फील्ड को 1000 गुना बढ़ा देगा, 2000 गुना बढ़ा देगा, 5000 गुना बढ़ा देगा। तो उसके मैग्नेटिक प्रॉपर्टी पर डिपेंड करता है कैसे बढ़ाता है। तो हर मेटेरियल के अंदर में एक मैग्नेटिक डाइपोल बना हुआ है जो रैंडमली अलाइंड है। आयरन है तो मैग्नेटिक मटेरियल, लेकिन क्या वो मैग्नेटिक तरह बिहेव करता है, नहीं करता है, क्योंकि उसमें हर डाइपोल अलग अलग डायरेक्शन में होकर के दूसरे को कैंसिल आउट किया, तो उसका डाइपोल मोमेंट नहीं है। लेकिन जैसे ही हम उसको बाहर से मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करके रखते हैं, तो सारा डाइपोल मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन में टर्न करके मटेरियल क्या हो जाता है, डाइपोल उसमें डेवलप हो गया, मतलब कि मैग्नेटिक डाइपोल डेवलप हो गया। वो एक बन गया मैग्नेटिक डाइपोल, मतलब मैग्नेट बन गया, जो कि हर डाइपोल प्रोड्यूस कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड। तो हम बाहर से जो अप्लाई किए और मटेरियल खुद प्रोड्यूस किया, और उसके चलते मैग्नेटिक फील्ड क्या हुआ, बढ़ गया। तो बाद में पढ़ना है मैग्नेटिक मटेरियल में डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक, तो उसमें हम लोग ये सब चीज़ देखेंगे कि कैसे मटेरियल मैग्नेटिक फील्ड के वैल्यू को चेंज कर रहा है। तो इसलिए अभी तो हम लोग सब जगह मटेरियल के जगह पर क्या ले रहे हैं, वैक्यूम या एयर ले रहे हैं, तो वहां पर क्या यूज कर रहे हैं, म्यू यूज कर रहे हैं। अगर मटेरियल कुछ भर देंगे तो अभी से याद कर लेते हैं कि म्यू को केवल रिप्लेस कर देना है म्यू इनटू सम कांस्टेंट। जैसे डाइलेक्ट्रिक इलेक्ट्रोस्टैटिक बताए थे ना कि एप्सिलॉन नॉट को रिप्लेस किससे कर देना है, एप्सिलॉन इंटू के से। जहां भी एप्सिलॉन दिख रहा है किसी एक्सप्रेशन में मटेरियल भर दिया गया, तो वहां पर एप्सिलॉन इंटू क्या करना है। यहाँ पर जहां भी सब कुछ म्यू दिख रहा है, मतलब एयर है, वैक्यूम है, अगर उसमें कोई मटेरियल भर दिया गया तो म्यू को रिप्लेस किससे करना है, म्यू इंटू सम कांस्टेंट। यहाँ पे जो कांस्टेंट आएगा वो होगा 1 प्लस ये काई, जिसको बोलते हैं 1 प्लस एक्स की तरह दिख रहा है ना, कि 1 प्लस काई है। तो एयर में सब कुछ है तो म्यू आ रहा है, मीडियम से भर दिए वहां पर एयर की जगह पर, तो हो गया म्यू में मल्टीप्लाई कर देना है 1 प्लस काई। काई है मटेरियल के लिए उसका एक पैरामीटर, जिसको बोलते हैं ससेप्टिबिलिटी। बाद में पढ़ना है, अभी बस थोड़ा सा याद रखना है। कैलकुलेट हो गया सबको, कोई दिक्कत। अब इसी रिंग को हम चेंज कर देते हैं अरेंजमेंट, और एम का वैल्यू सबको निकालना है। मान लो कि एक रिंग इस तरह से है, एक रिंग इस तरह से है, और दूसरा रिंग इसके एक्सिस पर है, दूसरा रिंग इसके एक्सिस पर है, और एक का रेडियस है दिया हुआ ए, एक का रेडियस गिवन है ए, और एक का रेडियस गिवन है बी, और दोनों के सेंटर के बीच में डिस्टेंस दिया हुआ है x। ये दिया हुआ डिस्टेंस x, तो दोनों रिंग के बीच में बताना है कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन कितना होगा। टू फाइंड कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन, जिसको शॉर्टकट में क्या बोल रहे हैं, उसका सिंबल क्या यूज कर रहे हैं, कैपिटल एम। कैपिटल एम कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन बिटवीन टू रिंग्स, और दोनों रिंग का एक्सिस इस बार क्या है, सेम है, वही दोनों रिंग है लेकिन अरेंजमेंट अलग कर दिया गया है। दोनों है कोएक्सियल, आपस में सेंटर का दूरी कितना है x, और इसमें यह भी दिया हुआ है कि a इज वेरी वेरी ग्रेटर देन b, a इज वेरी वेरी ग्रेटर देन b। यहाँ भी अप्रोक्सीमेशन लेके कुछ बनाना है, तो इस बार सबको अपने से कैलकुलेट करना है। ट्राई करो जल्दी से कि कैसे बनेगा। पहले भी एक कैलकुलेशन कराया हुआ था, पहले हम करंट दे देते थे
इस बार बस तुमको करंट मानना है। पहले करंट हम दे देते थे कि करंट आई है, दूसरे से फ्लक्स निकालो, तो तुमको इस बार करंट नहीं दिया जाएगा, बस करंट अपने मन से मान लेना है और दूसरे से फ्लक्स निकालना है। तो इसमें क्या करना होगा, किसी एक में करंट मानना होगा, करंट किसी एक में मानना होगा। लेट करंट इन वन क्वाइल, यानी बिगर क्वाइल में लेना ठीक रहेगा। बिगर रिंग इज आई, तो इसके चलते दूसरे रिंग से फ्लक्स कितना होगा, फ्लक्स मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू स्मॉलर रिंग कितना हो जाएगा, फाई का वैल्यू स्मॉल रिंग से। तो पहला रिंग का चलते, बड़े रिंग के चलते मैग्नेटिक फील्ड, और दूसरे रिंग का एरिया। तो मैग्नेटिक फील्ड कितना है बड़े रिंग के चलते, म्यू नॉट आई आर स्क्वायर, रेडियस कितना है ए, तो म्यू नॉट आई आर स्क्वायर बाई 2 आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के पावर 3/2, ये हो गया। और इन टू छोटा रिंग का एरिया हो गया पाई बी स्क्वायर। और मैग्नेटिक फील्ड और एरिया के बीच में एंगल कितना बन रहा है, मैग्नेटिक फील्ड और एरिया, मैग्नेटिक फील्ड एरिया के बीच में एंगल बन रहा है 0 डिग्री, ठीक है 0 डिग्री। तो यहाँ पर लिख देते हैं कॉस 0 डिग्री, इसको ध्यान रखना है। नहीं तो हो सकता है कि अगर रिंग को हम 60 डिग्री से टर्न कर देते तो यहाँ पर क्या करना पड़ता है, कॉस 60 डिग्री। तो एम का वैल्यू निकल गया, एम बराबर होता है एक में फ्लक्स दूसरे का करंट डिवाइड करके, फ्लक्स में से करंट हटा दो तो जो कांस्टेंट बच गया, कांस्टेंट क्या क्या बच गया, तो म्यू नॉट ए स्क्वायर बाई 2 ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के पावर 3/2 इंटू पाई बी स्क्वायर, और कॉस 0 डिग्री का वैल्यू 1, यही ना हो गया।